हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब मजे में? लाइफ बढ़िया चल रही है? ओके। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट पार्ट है, क्यू जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और अपॉन में जो आर आ रहा है ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी इस फॉर्मूला में आ रही है तो इस फॉर्मूला से जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हमारा स्केलर कैसे हो गया? तो इसका आंसर आज जान लेते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं सोचता हूं। देखिए, तो स्टूडेंट्स v इक्वल्स हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब इसके अंदर इसको कैसे हमने फाइंड किया उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये लिखा है। जब पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ई डॉट डी आर का आप इंटीग्रेशन करते हैं और फिर फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, कॉन्सेप्ट ये होती है कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी ना तो कभी डिवाइड होते हैं ना मल्टीप्लाई होते हैं। तो फिर हम ऐसा कब करते हैं, कैसे करते हैं? तो दूसरी चीज इसमें यह होती है कि अगर हमें जरूरत पड़ती है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की तो हम वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइड हो रहा है, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो इसके अंदर ई के फॉर्मूला में ये जो आर है ये खाली मैग्नीट्यूड होता है, ये खुद वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है और यहां हम डायरेक्शन लिख रहे हैं एक तरह से। तो जब इसको आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहां से डॉट प्रोडक्ट होकर इसका डायरेक्शन वाला पार्ट हट जाता है और फाइनली जो फॉर्मूला बचता है उसमें यहां आर जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि ये v जो है ये स्केलर है, क्योंकि यहां पे सारा एक तरह से स्केलर पार्ट हमारे पास बचता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका आंसर था। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं प्रदीप कुमार पुनिया और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल चेक करेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल, अलग अलग कैसे स्फेरिकल सेल के देखेंगे और जो चार्ज स्फेरिकल सेल रहता है बेसिकली। और जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा, उसमें हम टू चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे जब उस सिस्टम को आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। देखिए, हमने एक सेल लिया है और वो पूरा चार्ज है। सेल का मतलब अंदर से होलो होता है, स्फेरिकल है, पूरे उसकी सरफेस पे पूरे पे चार्ज है। अब हम इसमें तीन अलग अलग केसेस देखेंगे कि इस सेल की वजह से इससे बाहर आउटसाइड कोई पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी सरफेस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा और इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। देखिए, हमने ये एक सेल लिया है स्फेरिकल सेल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्यू चार्ज हमने लिया है। अब और इस सेल की रेडियस हमने ली है कैपिटल आर। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स अब हमने लिए हैं। पहला पॉइंट P1 जो कि इस सेल से बाहर है, दूसरा पॉइंट P2 जो सेल की सरफेस पे है और तीसरा पॉइंट P3 इस सेल के अंदर है। तो सबसे पहले इस P1 पे देखते हैं। देखिए, इसको मैं केस बना के लिख लेता हूं, केस कर देते हैं। देखो इसके ऊपर पहला केस, केस 1। केस 1 हम पढ़ रहे हैं एट P1। जो P1 पॉइंट रहेगा उस पे क्या होगा, देखिए P1 के ऊपर P1 पॉइंट जो रहेगा ये हमारा बेसिकली आउटसाइड पॉइंट है, तो हम यहां लिख सकते हैं आउटसाइड द सेल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बातें की थी सेल वगैरह, स्फेरिकल सेल वगैरह के लिए, तो उसमें हमने जो रिजल्ट्स देखे थे वो कुछ सिमिलर रिजल्ट्स थे एक पॉइंट चार्ज की तरह से आउटसाइड की कंडीशंस के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो सेल के ऊपर चार्ज है उस सारे चार्ज को सेल के सेंटर पे अगर कंसंट्रेट माने तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह से होगा और उसमें वही सेम रिजल्ट आते हैं जो एक पॉइंट चार्ज के होते हैं और वही सेम फॉर्मूला हमारा बनता है स्फेरिकल सेल के लिए। तो आउटसाइड के केस के लिए हम बेसिकली इसमें इसको सारे जो भी चार्ज है इसको इसके सेंटर पे कंसीडर करते हैं और वही सेम फॉर्मूला हमारा बनता है इसके अंदर जो पॉइंट चार्ज के लिए बनता है। तो इसके आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और इस सारे क्यू चार्ज को हम इस पे मानकर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से, स्मॉल r, और चार्ज है q, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा बनता है। तो इस फर्स्ट केस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। इसके अंदर हम देख रहे हैं ये सारा कांस्टेंट पार्ट है, और v जो है ये इस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देखिए, इसका कोई और दूसरा डेरिवेशन हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए कि किस तरीके से इसके लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है। और दूसरा केस जो है, अगर इस P2 की बात करें तो P2 पे एट P2 यानी एट द सरफेस, ये बेसिकली सरफेस का पॉइंट है P2। सरफेस के केस में ये R जो है ये इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो इस R को सीधा सीधा रिप्लेस कर दें और हमारा फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। तो इस वाले केस में हमारा फॉर्मूला ये होगा। अब इसमें तीसरा केस जो है वो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसे आप ध्यान से समझना। तो केस 3 देखें। थर्ड केस है एट P3 यानी इनसाइड पॉइंट, इनसाइड द सेल। देखिए, इनसाइड द सेल के केस में हमें पता है ये जो सेल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो होता है बेसिकली 0। ये चीज हम जानते हैं और इसे आगे कर लेते हैं। यहां पे इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि माइनस dV अपॉन dr इक्वल्स टू होता है हमारे पास E। अब E अगर 0 है तो यहां से हम लिख सकते हैं dV अपॉन dr इक्वल्स टू 0। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेसिकली हमें रिजल्ट देता है V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके वैल्यू आती है 0, और इस 0 को इंटीग्रेट करें तो वैल्यू आती है आपके पास वो कांस्टेंट। यानी अंदर के साइड में इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा ये कांस्टेंट होगा। अब कितना होगा अगर इसे समझें तो देखिए, कितना के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझें कि सरफेस पे अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट लिया मैंने P और एक जस्ट इनसाइड का एक पॉइंट लिया मैंने Q, इस सरफेस के जस्ट इनसाइड का एक पॉइंट। अब इन्फिनिटी से अगर मैं किसी यूनिट चार्ज को लेकर आऊं इस पॉइंट तक, तो जो वर्क करना होगा, और इन्फिनिटी से इस Q तक लेकर आऊं तब जो वर्क करना पड़ेगा, तो वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस P के जस्ट नजदीक का पॉइंट है, लेकिन इस सेल के अंदर का पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से अगर इस P पॉइंट तक हम किसी यूनिट चार्ज को लेकर आए तो हमें वर्क जो करना पड़ेगा वही बेसिकली पोटेंशियल होगा, तो वो हमारा इस Q वाले के इक्वल होगा। यानी पोटेंशियल एट P हम पोटेंशियल एट Q को इक्वल मान सकते हैं। अगर ऐसा है तो इनसाइड का पॉइंट भले ही ये हो या फिर कोई और अंदर का दूसरा पॉइंट हो, क्योंकि इनसाइड तो हम जानते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है, जितना जस्ट इनसाइड होगा उतना ही और ज्यादा डीप जाएंगे, तब अंदर के हर पॉइंट पे सेम है। यानी पोटेंशियल जो इनसाइड होगा वो सब इस सरफेस वाले पोटेंशियल के इक्वल होगा, और सरफेस के लिए वैल्यू हमने देखी है। तो इनसाइड का पोटेंशियल जो होगा ये बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के इक्वल ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको मैं ग्राफ बना के देखूं तो ग्राफ कुछ इसका इस तरह से बनता है। देखिए, यहां हमने R लिखा, यहां हमने V लिख लिया, और एक पॉइंट हम ले रहे हैं जहां पे ये सरफेस के इक्वल डिस्टेंस आ जाती है। अब आउटसाइड के लिए हमने देखा है V जो है ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आउटसाइड की बात करें इससे, तो आउटसाइड में ये वैल्यू हमारी इनवर्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि V जो है ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सरफेस के लिए एक वैल्यू हमने ये लिख दी
ये सरफेस की वैल्यू होगी, और जो सरफेस के लिए वैल्यू आ रही है v की वही इनसाइड के सारे पॉइंट्स पे और सेम है, तो इस ग्राफ को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से v और r के बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसकी तो हेडिंग ही काफी बड़ी है, इतनी लंबी सारी एक ट्रेन सी चला दिया। तो आप सोच रहे होंगे सर ये हेडिंग तो समझाओ, पहले हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग क्या है, हमने दो चार्ज लिए हैं, ठीक है, और दो चार्जेस को इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे रखा है, और ये जो रखे हुए हैं यहां पे पूरे पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। तो अगर इनको हमने रखा है यहां, तो ये कहीं ना कहीं से लाकर रखे गए होंगे, ठीक है, या यूं कहें कि इन्फिनिटी से एक Q1 को लेकर आए, इन्फिनिटी से Q2 को अपनी इस पोजीशन पे लेके आए, और ये सिस्टम हमारा बन गया। इस तरह से ही बना होगा। तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और यहां पे मान रहे हैं कि पूरे में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम एक Q1 चार्ज को इस पोजीशन पर लेकर आएंगे। Q1 चार्ज को यहां, जो ये R1 है, ये बेसिकली इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर होगा, और Q2 चार्ज को उसके बाद हम यहां लेके आएंगे। पहले Q1 को लेके आ रहे हैं। अगर इन्फिनिटी से Q1 को आप इस पॉइंट पर लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देखें भाई, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क ही होता है एक तरह से। जो इसको लाने में वर्क किया वही सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ा है उसे हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है बेटे, देखो तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 एट R1, और वर्क डन किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। यह लिख लेते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड इन ब्रिंगिंग Q1 एट R1, तो उसको हम लिख लेते हैं W1 से। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? W इक्वल टू क्यू भी हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला यही होता है, Q इंटू V। ठीक है, Q1 को लेकर आ रहे हैं और हमने मान लिया इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो है V R1, तो इसके पोटेंशियल को आप Q से मल्टीप्लाई करें तो ये वर्क हो जाएगा। इतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली क्वेश्चन। अब देखें दूसरा। अब हम इन्फिनिटी से Q2 को इस पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 है। ठीक है, अब एक चीज देखें आप, अगर हम Q2 को लेकर आ रहे हैं तो Q2 को लेकर आने के लिए हमें किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? एक तो जो एक्सटर्नल फील्ड पहले से यहां पे है उसके अगेंस्ट, और एक हमने Q1 जो पहले से ला के रखा है वो भी तो कुछ रिपल्सन लगाएगा, वो भी चार्ज है, वो भी अपना फील्ड बना रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। एक छोटा एग्जांपल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। जैसे एक लिफ्ट है और लिफ्ट की कैपेसिटी मान लीजिए 5 लोगों की है। अब उसके अंदर 7 लोग पहले से चढ़े हुए हैं। ठीक है, अब 7 पहले से चढ़े हुए हैं, अगर 8वां पर्सन एक और आके लिफ्ट में चढ़ेगा तो ये 7 जो पहले से हैं ये उसे एक तरह से उनके अगेंस्ट धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, एक रिपल्सन होगा ना उस पर। ठीक है, तो इन 7 लोगों के धक्के को, रिपल्सन को इस पर्सन को, 8वें पर्सन को झेलना पड़ता है। ठीक है, ये भी चढ़ गया मान लीजिए, लिफ्ट में हो गए अब 8 लोग। अब अगर एक 9th पर्सन और आता है, 9वां आदमी एक और आएगा, तो उसे जो पहले से 7 थे उनके अगेंस्ट धक्का मुक्की हो रही है, उनके रिपल्सन को झेलना पड़ रहा है, और साथ में एक जो और चढ़ चुका है 8th पर्सन, उसको भी तो झेलना पड़ेगा, उसका भी तो रिपल्सन होगा कुछ, वो भी तो बढ़ चुका है। तो कुछ वैसा ही केस है, यानी पहले एक्सटर्नल फील्ड था, Q1 को जब लेके आए तो उसे खाली एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है उसको लेके आने में, लेकिन जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है हमें, और Q1 के फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो हमें Q2 को लेके आने के लिए 2 वर्क फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए, लिख लेते हैं दोनों को। तो हम लिखें वर्क डन अगेंस्ट
एक्सटर्नल फील्ड इन ब्रिंगिंग Q2 एट R2। पहले एक्सटर्नल फील्ड का फाइंड करते हैं, उसको हमने लिख लिया W2 डैश से। W2 डैश कितना होगा, Q2 इंटू V R2, ये होगा W2 डैश। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। और इस Q1 के फील्ड के अगेंस्ट, यानी इस Q1 की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसके अगेंस्ट हमें अगर यहां पे वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखना जरा। हम लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट फील्ड ड्यू टू Q1 in bringing Q2 at R2। यहां पे Q2 को Q1 के अगेंस्ट अगर वर्क करना पड़े तो उसको हम लिख लेते हैं W2 डबल डैश से। देखें, ये होगा Q2 इंटू V ड्यू टू Q1, यही होगा। और इसे यहां पे इस बार बिल्कुल सीधी लाइन खींचूंगा, देखिए जरा, ये देखो जादू मेरे हाथ का आप लोग। ठीक है, अच्छा अब देखो W2 डबल डैश हम लिख रहे हैं, W2 डबल डैश ये होगा Q2। VQ1 को क्या लिख सकते हैं, VQ1 यहां पे Q2 वाली पोजीशन पे, तो Q1 की वजह से इस पोजीशन पे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन ये डिस्टेंस और ये है R12। सही है, ठीक है बेटे। इसको थोड़ा सा और सही से जमा देता हूं मैं, और Q2 को थोड़ा सा आगे उठा के रख देते हैं, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या यहां तक सब कुछ सही चल रहा है? अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो बोले यस सर। ठीक है बेटे, अब लिखते हैं टोटल वर्क Q2 को लेकर। Q2 बड़ा परेशान कर रहा है, इसमें काफी ज्यादा मशक्कत लगानी पड़ रही है। वर्क कितना होगा, तो लिखें नेट वर्क डन टू ब्रिंग Q2 एट R2। Q2 को लेके आने में नेट वर्क जो होगा W2, ये होगा हमारे पास W2 डैश प्लस W2 डबल डैश। क्या ये बात सही है? सही है, ठीक है। देखें, वैल्यूज रखें W2 डैश यहां से। अच्छा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से उठा के लेके आओ ये Q2 V R2, और यहां पे इसको मेल दो, रख दो, प्लस यहां से उठा के लेके आओ W2 डबल डैश, और ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सही है, सही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास W2। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखें बेटे, टोटल वर्क अगर लिखना है तो टोटल वर्क जो इन दोनों को लेके आने में करना होगा वही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो लिख लेते हैं टोटल वर्क या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी W1 प्लस W2। क्या ये बात सही है? सही है। W1 की वैल्यू यहां से Q1 V R1 प्लस W2 की वैल्यू यहां से नहीं, यहां से, कहीं उधर देख रहे हो आप लोग, Q2 V R2। देखो ये V R1 जो लिखा है ये मैं लिख रहा हूं कि यहां इस जगह पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है वो है, और ये V R2 जो लिख रहा हूं ये इस वाली पोजीशन पे पोटेंशियल है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12।
ये बात सही है। जमा देते हैं सही से, इसको डिब्बे में करके पैक भेज देते हैं इसको, मिठाई को आगे सुंदर से डिब्बे में कुछ इस तरह। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ये हमारा दूसरा पड़ाव है एक तरह से। और आगे बढ़ो यारो, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसको ध्यान से समझना, परेशान करता है। ध्यान से समझेंगे, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। ध्यान नहीं देंगे, परेशान हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे कायरों की भांति। और हम वीर हैं, कायरों की भांति नहीं भागना है। ठीक है, तो थोड़ा जोश भर रहा था। ठीक, देखें ये एक एक्सटर्नल फील्ड है ई, इसमें हमने एक डाइपोल रखा है -q और +q। अब एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा होगा तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, +q पे इधर फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, QE। इस -q पे फील्ड के अगेंस्ट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इधर लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, QE। यहां मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले से ही दिखा दी है। ठीक है, अब मान लीजिए डाइपोल हमने यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये डाइपोल है जिसपे -q +q चार्ज है, बीच की डिस्टेंस इसकी 12 है। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क कैसे लिख सकते हैं, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या होगा हमारा, इसमें फोर्स लगेगा QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखना ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस QE की और इस QE की, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसके अंदर लेते हैं, और वो ये होगी। तो ये अगर 2L है तो ये होगी 2L थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा, तो ये हो जाएगी 2L साइन थीटा। देखें तो हम लिख सकते हैं यहां पे 2L साइन थीटा, और Q इंटू 2L, ये वाली चीज रिपीट हुई है, कुछ पहले देखी हुई है। कहां पे, डाइपोल के केस में डाइपोल मोमेंट होता है, Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से लिखते हैं। तो PE साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे यहां से टॉर्क। अब इस डाइपोल को हम छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा से रोटेट करना चाहें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे वर्क डन ऑन डाइपोल टू रोटेट बाय d थीटा। छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए वर्क लिखें, छोटा सा वर्क। देखें वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्क टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो याद रखना, टॉर्क इंटू ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिखा जाता है वर्क को। ठीक है, टॉर्क हमने लिखा है PE साइन थीटा और इंटू d थीटा। तो ये वर्क आया अगर इसे आप छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा से रोटेट करें तो। अब मैं इसको d थीटा से नहीं, एक थीटा नोट से थीटा 1 एंगल तक रोटेट करना चाह रहा हूं, तो उसमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं हम वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा नोट टू थीटा 1। थीटा नोट से थीटा 1 के लिए फिर से हम एक यहां पर सीधी रेखा खींचेंगे, जल्दी से कुछ इस तरह से। अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे थीटा नोट से थीटा 1। थीटा नोट से थीटा 1 तक अगर रोटेट करना है तो इंटीग्रेट कर दो, सिंपल छोटे से वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क जो हमारे पास आएगा यहां से
इसको इंटीग्रेट करेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा को, कहां से कहां तक, थीटा नोट से थीटा 1 तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप सारे के सारे होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, और इसको साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अब से जानते हैं। ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगी थीटा नोट और ऊपर आ जाएगा यहां पे थीटा 1। सही है, ठीक है। लिमिट्स रखो, पी ई थीटा 1 को यहां पे रखेंगे तो यह आएगा माइनस कोस थीटा 1 माइनस थीटा नोट को रखेंगे तो माइनस पहले से है प्लस कोस थीटा नोट। फाइनली फॉर्मूला बनेगा पी ई, थोड़ा रीअरेंज करो इसको, आगे लिखो, कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा 1। देखिए, ध्यान से देखिए इसे, ये आया है वर्क, और कौन सा वर्क, थीटा नोट से थीटा 1 तक रोटेट करने में। तो ये बेसिकली दो सिचुएशन में है, पहली थीटा नोट की सिचुएशन, फिर थीटा 1 की सिचुएशन। तो दो सिचुएशन के बीच का डिफरेंस आ रहा है वर्क का, तो ये डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला है, यानी मैं इसे डेल्टा यू से लिख सकता हूं, और डेल्टा यू होगा पी ई कॉस थीटा नोट माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है। आप लोग एक चीज याद करो यार, देखो हमने ये शुरू में भी ये कॉन्सेप्ट जब करते टाइम पढ़ा था कि बी से, ये पॉइंट बी है, और बी से इस पॉइंट ए तक अगर किसी यूनिट चार्ज को हम लेकर आते हैं, या किसी क्यू चार्ज को आप लेकर आते हैं बी से ए तक, तो जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी से लेकर आए इस ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए, तब जो वर्क करना होता है इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस क्यू चार्ज के लिए। ठीक है, यानी अगर बी से ए तक लेके आ रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, और इन्फिनिटी से ए तक लेके आए तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस क्यू चार्ज के लिए, क्यू चार्ज को यहां लेके आने में। ठीक है, जो स्टोर होती है। हम इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें कोई फोर्स नहीं लगता है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 हुआ करती है, इसलिए हम इन्फिनिटी लेते हैं। यानी हमें अब क्या करना है, ध्यान से देखना, मैंने थीटा नोट से थीटा 1 किया है, मैं थीटा नोट ऐसा चूज करूं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। और ये चीज ध्यान रखना आप लोग, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि थीटा नोट जब π/2 हो, यानी मैं लिख सकता हूं इफ थीटा नोट इक्वल्स टू π/2 एंड थीटा 1 को मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा नोट को आप π/2 लेते हैं तो π/2 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इस चीज को हम आगे समझेंगे। अगर ऐसा हो तो ये डेल्टा यू जो है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हमारे यहां से पीई कोस π/2 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस π/2 होता है 0, और ये हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा। अब P एक वेक्टर क्वांटिटी, E एक वेक्टर क्वांटिटी, और कोस थीटा से मल्टीप्लाई, यानी कैसा मल्टीप्लीकेशन है ये, स्केलर प्रोडक्ट। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। ये आएगा हमारे पास यहां से U। अब देखिए, ये वाली कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने यहां पे थीटा नोट इक्वल्स टू π/2 लिया है। देखो, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो वहां से अगर आप ए तक लेके आओ तो क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस जो होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी हम कहने लग जाते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कही। इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। देखिए, स्पेशल केसेस जब आप समझेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला केस देखें, अगर इस डाइपोल को आप इस तरह से लेकर आ रहे हैं, यानी कितना एंगल है यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इन्फिनिटी से इस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो अगर इस Q को देखें, इन्फिनिटी से आप लेकर आए इस तरीके से, और इस माइनस Q को इन्फिनिटी से लेकर आए, तो डिस्टेंस एक तरह से सेम ट्रेवल करके आ रहे हैं ना, ये Q और ये Q माइनस Q। तो जितना वर्क इस Q को लेके आने में करना पड़ रहा है, अगर उसे हम प्लस W माने तो उतना ही वर्क इस माइनस वाले को लेके आने में करना पड़ेगा, और वो होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क। और नेट अगर देखें तो नेट वर्क अगर देखें तो ये होगा हमारा 0। यानी इसे ऐसे 90 डिग्री पे रखते हुए यहां लेके आते हैं तो वर्क हमें 0 करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे यहां से 0।
दूसरा केस देखें, अगर इसे हम इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि माइनस क्यू को आगे रख रहे हैं और प्लस क्यू को पीछे, तो उस केस में इन्फिनिटी से ये जो डिस्टेंस है यहां तक, यानी इन्फिनिटी से इस तरह से चल के आ रहे हैं, ये डायपोल ऐसा आ रहा है, तो यहां तक प्लस क्यू का आप लेके आने में मान लीजिए प्लस डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं, और ये माइनस क्यू जो है ये यहीं से होके गुजरा है, तो यहां तक का वर्क अगर इसका माइनस डब्ल्यू माने माइनस क्यू का, तो ये दोनों वर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा बचा क्या, माइनस क्यू को यहां से यहां तक, यानी इससे यहां से यहां तक लेके आने का एक्स्ट्रा वर्क बचा, और वो कितना होगा तो हम उसे निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा माइनस क्यू ई फोर्स इंटू ये 2L डिस्प्लेसमेंट का वर्क, 2L Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P, तो W इक्वल हो जाएगा माइनस पी ई। ये जो होगी ये अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस वाले केस में। जब हम इसको ऐसा लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू को आगे रख रहे हैं और माइनस क्यू को पीछे, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से यहां इस पोजीशन तक, पहले प्लस क्यू को आप लेके आए, मान लीजिए प्लस डब्ल्यू वर्क हुआ, माइनस क्यू यहां तक पहुंचा तो उसमें वर्क हुआ माइनस डब्ल्यू, तो ये दोनों तो मिलके हो गए जीरो। अब यहां से यहां तक क्यू एक्स्ट्रा गया है, तो इस क्यू का वर्क कितना होगा, इसको हम ले सकते हैं प्लस क्यू ई इंटू 2L, और क्यू इंटू 2L को लिख सकते हैं P, तो ये वर्क हो जाएगा हमारे पास प्लस पीई, यानी यहां एनर्जी जो होगी ये होगी पीई। ये कौन सा केस है, जब एंगल कितना है 0 डिग्री, यहां सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री का केस है ये, यानी थीटा इक्वल्स टू जब आप 90 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या था, माइनस पीई कॉस थीटा, यही था। यहां थीटा पे आप 90 रखें, यू कितना आ रहा है 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0। ये पहला केस जब ये इस तरह से रखा हो डायपोल। तो ये मैंने आपको बताई थी पीछे कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उस टाइम हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि टोटल जो वर्क हमें करना पड़ रहा है वो 0 करना पड़ रहा है। क्यू को आप यहां तक लेके आ रहे हैं, माइनस क्यू को लेके आ रहे हैं, तो जो नेट वर्क जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो कोई वर्क नहीं करना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। उसके बाद देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर एंगल कितना होगा, जब आप इसे ऐसा लेकर आ रहे हैं तो P की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, P है इधर, P और E के बीच में एंगल कितना है, थीटा है 0 डिग्री। आप U के फॉर्मूला में माइनस पीई कोस थीटा जो है, इसके अंदर अगर थीटा की जगह पे 0 रखें तो U इक्वल हो जाएगा माइनस पीई, और यही हमने यहां पे फाइंड किया है। इस वाले केस में ये इस तरह से है, तो P की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, एंगल P और E के बीच में एंगल कितना होगा 180, यानी थीटा इक्वल है 180 डिग्री। अगर इस U के फॉर्मूला माइनस पीई कोस थीटा में आप 180 रखेंगे तो कोस 180 होता है -1, तो U हो जाएगा हमारा प्लस पीई। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों केसेस हम लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हो, कुछ भी आपको इसमें ऐसा लग रहा हो कि समझ कम आया हो नहीं आया हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये था हमारी इस वीडियो में। अब जाते जाते छोटा सा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सवाल ये है, आपको मुझे ये बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि एक चार्ज्ड बॉडी या चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है या नहीं। आप लोग इस चीज पे सोचिएगा और आपका जवाब नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा मेरे को। तो ये था आज की वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से अपनी जिंदगी को जिए। थैंक यू।